नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाई माधोपुर से हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं क्योंकि राजस्थान में अब हमारा कारवां राजतिलक का हेलीकॉप्टर शॉट पहुंच गया है। लेकिन देखिए, अब प्रचार थम गया है। पहले दौर का मतदान 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को होने वाला है। 102 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। पहली बार मंच पर एक साथ दिखे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी ये दम भर रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है लेकिन 150 सीटों पर सिमट जाएगी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का इस बार सफाया होने वाला है। इधर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये दोनों लड़के तो यूपी के पहले भी साथ आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यूपी में 80 की 80 सीटों पर जीत का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज हम इसी पर बहस करेंगे कि क्या 400 पार या फिर 150 पर ही अटक जाएगी बीजेपी, जो दम भर रहे राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ अब बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के मुताबिक आपको बता दें, ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि बंगाल के राज्यपाल के कूच बिहार दौरे पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है बंगाल के राज्यपाल पर। ये लगातार चुनाव आयोग पर आरोप कई बार विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं और उन सब के बीच ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल के दौरे पर रोक लगा दी है। 18-19 अप्रैल को तय था राज्यपाल का कूच बिहार का दौरा। 19 अप्रैल को कूच बिहार में होना है मतदान और ऐसे में चुनाव आयोग ने उनके इस दौरे पर रोक लगा दी है। जाहिर तौर पर इसे सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए चुनाव आयोग ने ये उनके दौरे पर फिलहाल रोक लगा दी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के साथ एकदम टकराव की स्थिति में है। वो कहती है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है जो हमारे राज्य के हैं, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई राज्यपाल पर इस बार की है चुनाव आयोग ने। कूच बिहार में उनका दौरा है और ऐसे में 19 अप्रैल को चूंकि वहां वोटिंग होनी है, उनके दौरे पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए अब आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि आज गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत, गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे साथ सुनील सिंह साजन जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्य प्रकाश मिश्र जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाकर क्योंकि एक तरफ 400 पार का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी कहते हैं 150 पर सिमट जाएगी इनकी पारी। अखिलेश यादव कह रहे हैं गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सफाया होगा बीजेपी का। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष भी दोगुनी ताकत से पलटवार कर रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश की सबसे बड़ी फिरौती स्कीम बताई तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को भ्रष्टाचार का गोदाम तक बता दिया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखा।
जनता जानती थी कि इस चुनाव में यूपी के दो लड़के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दोनों एक साथ पहली बार दिखे। दोनों ने गिन गिन कर बीजेपी पर हमले किए। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस की हमें कोई परवाह ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है और राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें आ रही हैं। अब उसके बाद अगर कुछ बचती है तो आप कांग्रेस की बात कर सकते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की, हर बात झूठी निकली। आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नहीं, वायनाड से राहुल जी जो लड़ रहे हैं अमेठी से ना लड़ते हुए, यही ना आपका सवाल? और जब इन्होंने हमारा स्मृति ईरानी दीदी डरा दी, उनको खत्म हो गया। नया जगह ढूंढ ले नया जगह ढूंढ ले। राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। उधर सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। इसीलिए आज यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने यूपी के दो लड़कों पर ज्यादा भरोसा किया नहीं। 7 साल बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में 63 सीटें लेकर अखिलेश ही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं या यूपी के दो लड़कों के दावों पर। सवाल यूपी की 80 सीटों का है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ सुनील सिंह यादव जो कि जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्र जी जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अभी हम रणथंभौर नेशनल पार्क से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं, सवाई माधोपुर राजस्थान के उस इलाके में जहां से कुछ ही देर बाद राज तिलक का आप देखेंगे। हमारा यहाँ पर एक बार नजारा दिखा दीजिए जरा। ये हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुका है, जनता यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई है। कुछ ही देर में हमारा 8 बजे रात में राज तिलक का शो यहाँ से होगा। जनता अपने सवाल दागेगी और उनके सवाल हम लेंगे, लेकिन इन सब के बीच हम बस आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह की तैयारी होती है जो हम ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि 100 लोकसभा सीटों पर अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच जाए, उनके सवाल लाए। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए देखिए, 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है पहले फेज में, और उसके पहले ये डबल अटैक आपकी सरकार पर हुआ है, बीजेपी पर हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटों पर आप अटक जाएंगे, 400 पार का नारा देते रहिए। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का इस बार सफाया होगा। अगर ये दोनों एक साथ आए हैं, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो गई है उत्तर प्रदेश में? वो दम भर रहे हैं कि इस बार आपके विजय रथ को रोक देंगे। गौरव जी।
अंजना जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो अद्भुत दृश्य हमने देखा है, भगवान राम के ऊपर जिस तरह से सूर्य की किरणें आई और तिलक लगाया, मैं समझता हूं हर भारतीय, हर हिंदू गौरवान्वित था। लेकिन आज ही के इस दिन मैंने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रमुख, उन्होंने अनादर किया और कहा पूजा पाठ करना तो पाखंड होता है, पाखंडी करते हैं। और ऐसे हजारों मंदिर देश में हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, देखिए, नकारात्मक राजनीति जब आप करेंगे, हिंदुओं की भावनाएं आहत करेंगे, तो भगवान राम का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसी कड़ी में जोड़ दूं, राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए, जो हिंदू धर्म में शक्ति होती है ना, हमें उस शक्ति से लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम काल्पनिक है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था और इनको निमंत्रण आया, ये नहीं आया। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि आज तक तो हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये बार बार हिट विकेट हो रही हैं। और देखिए, एक बात और बता दूं, इससे पहले भी ये यूपी के लड़के साथ आए थे। हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। 7 साल तक एक दूसरे पे ही गाली गलौज करके आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। आज नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर देश को विश्वास है। और बड़ी बात यह है कि हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद पुनः नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए की आएंगी, 370 प्लस हमारी आएंगी। लेकिन आज ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी बोलते हैं अभी तक तो 180 लग रहा था भाजपा की सीटें आएंगी, अब 150 आएंगी। अरे छोड़िए, जाने दीजिए राहुल बाबा, आप तो अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गए। आप ये बताइए ना, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? डबल डिजिट का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि आपने कहा ये दोनों मिल गए हैं। अरे टूटी साइकिल के 2 पहिए हैं, 2 टायर हैं। अब अंजना जी, अगर दोनों टायर फटे हुए हों, हवा ना हो, तो वो साइकिल कितनी दूर तक जाएगी? और वो भी उस पंजे के साथ जिस पंजे की उंगलियां टूटते हुए हमने पिछले महीने देखा है। अशोक चौहान जी छोड़ के चले गए, मिलिंद देवरा जी छोड़ के चले गए, यहां प्रवक्ता बैठी हैं, उनके 2 साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूं। पहला सवाल, क्या ये क्लैरिटी जो नरेंद्र मोदी जी की है उसके सामने इनका कंफ्यूजन खड़ा हो पाएगा? केरला वायनाड में एनी राजा वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अगर ये सब एकजुट हैं तो एनी राजा का विश्वास क्यों नहीं जीत लिया? एनी राजा ने कहा राहुल गांधी अगर इतने शक्तिशाली हैं तो जाके वाराणसी से चुनाव लड़े। पिनरई विजयन ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं कहा कि हमसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जाना चाहिए उनको उत्तर प्रदेश में, उनको जाना चाहिए उत्तर भारत में। तो मेरा पहला सवाल है कि जब लेफ्ट पार्टियों के लीडर को, इनके घटक दलों को इन पे विश्वास नहीं है, तो जनता इन पे विश्वास क्यों करेगी? ठीक है, अब सुप्रिया जी आपके पास आते हुए, 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, ये दम आप भरिए। अगले राउंड में अगला सवाल पूछेगा, ये दम राहुल गांधी भर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ये पूछ रही है कि पहले दौर के मतदान का वक्त आ गया है, प्रचार थम गया है 102 सीटों के लिए। अभी तक अमेठी को लेकर पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पाई है? और ये पीएम कहते हैं कि देखिए अमेठी से छोड़कर जो पारंपरिक सीट है उसको नहीं बचा पाए, वायनाड पहुंच गए। इस पर आपका जवाब। और 80 सीटों पर बीजेपी तो दम भर रही है इस बार की यूपी में हम जीतेंगे। मायावती अलग है और इसका फायदा शायद बीजेपी को मिले। आपको मेरा नाम की सबको शुभकामनाएं। और मैं तो ये मंगल कामना करती हूँ कि प्रभु राम की मर्यादा, उनकी नैतिकता और उनके न्याय का थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा फुट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी आए, उन बददिमाग लोगों में जरूर आए। क्योंकि प्रभु राम की उपासना करने के चक्कर में वो झूठ बोलते हैं, वो नाथू राम के उपासक हैं। छोड़िए उन बातों को।
मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगी और मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट तौर से कोई नहीं बोल सकता था जो राहुल जी ने कहा, और बिना इंटरप्शन के, क्योंकि 4.25 मिनट करीब वो बोले, 4:20 तक एक्चुअली बोले, मैं बोलना नहीं चाहती थी। राहुल जी ने कहा अध्यक्ष तय करते हैं, सीसी में फैसला होगा, और बिल्कुल होगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अमेठी का, तो इतना परेशान क्यों है लोग? नोटिफिकेशन ही 27 तारीख को आ रहा है, तो इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे होता है। वो कोई छुपकर तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा, सार्वजनिक रूप से लड़ा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपकी इस बात का लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने 150 कहा कि अच्छे से मट जाएंगे, बिल्कुल हम 180 मान के चल रहे थे, निरंतर इनके नंबर गिर रहे हैं। भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। 2017 में गुजरात में कहा था 150 आ रहे हैं, 99 आए थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 आ रहे हैं, 15 आए थे। मिजोरम में नारा था 21 पार का, आई 1 सीट। मध्य प्रदेश में नारा था 2018 में 200 पार, आई 100 सीट। 2019 में हरियाणा में नारा था 75 पार, आई 35। 2020 में दिल्ली में नारा था 45 पार, आई 8। 2021 में तमिलनाडु में नारा था 118 पार, आई 4। 2021 में बंगाल में नारा था 200 पार, आई 77। 2023 में कर्नाटका में नारा था 130 पार, आई 66। तो ये जो है, इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। मैं एक चीज का यहां पर जिक्र जरूर करना चाहती हूँ, और वो जिक्र करना जरूरी है। आप सुनिए ना भाजपा के खुद के नेता क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट है नवनीत राणा जी, अभी तक इंडिपेंडेंट थी, अब बीजेपी का दामन थामा है। ऑन कैमरा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कोई मोदी वोदी की लहर नहीं है, काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनके महेश शर्मा एमपी हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने। ये इनकी लैंग्वेज है। इनके एमपी निरहुआ जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं झूठा कि वो डीप फेक है, फिर पता चल गया डीप फेक है तो चुप हो गए कि गलत उन्होंने बोल दिया था। इनके एमपी निरहुआ जी कहते हैं बेरोजगारी की समस्या तो लोग खड़ी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, और कितनी अमर्यादित बात अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए कह जाते हैं कि इन लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए। अरे एक महंत है, ब्रह्मचर्य पालन करते, उनके लिए तो ऐसी बात ना कहिए। मोदी जी के वैवाहिक जीवन के बारे में भी लोग जानते हैं, मुझे लगता है वो गलत है, सर्वथा गलत है ये कहना। लेकिन बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही क्योंकि बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। ये किस तरह की बेवकूफी की बातें हैं। और मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहती हूँ, और वो चीज कहनी जरूरी है। अंजना जी, असलियत यह है कि प्रधानमंत्री आज असम और त्रिपुरा में है, और ये कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। 1 घंटे 12 मिनट की फ्लाइट है त्रिपुरा से मणिपुर। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। पहले चरण में मणिपुर में चुनाव नहीं है। मणिपुर को आप इस कगार पे मेरे देश को ले आए कि 1 सीट पर 2 दिन वोट डालने पड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे थोड़ी तो नैतिकता दिखाइए, थोड़ी तो सहृदयता दिखाइए। मणिपुर जाइए, अरुणाचल जाइए। अरुणाचल में चीन कब्जा करके बैठा है, आपका सांसद कह रहा है वहां हिम्मत नहीं है। वहां जो का काम किया है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड मणिपुर पर ही आपका जो सवाल, सुप्रिया जी, ठीक है, बीच बीच में आपका जो रिसेप्शन है वो कमजोर हो जा रहा है। पूरी कीजिए, अभी ठीक आ रहा है। 2 लाइन में पूरी कीजिए, मैं गौरव जी से जवाब लूंगी। मैं यही बोलना चाह रही हूं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री को जाना, मणिपुर चले जाए। त्रिपुरा में है 1 घंटे 12 मिनट फ्लाइट का टाइम है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है मणिपुर। मणिपुर जल रहा है, वहां जाने की जरूरत नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? ये देश जानना चाहता है। अरुणाचल नहीं जा रहे, आपका सांसद कह रहा है चीन वहां घुसा बैठा है, क्यों नहीं जा रहे हैं अरुणाचल? इन सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए ना। ठीक है, रिसेप्शन में प्रॉब्लम है, आप चेक ठीक है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो सीधा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश पर सवाल कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि ये 400 पार का एक बबल है जो बीजेपी फैला रही है। अंजना जी देखिए, मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं। मैंने तो 2 प्रश्न पूछे थे, बहुत आसान प्रश्न थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको लगा 5वीं कक्षा का छात्र बैठा है और पीएचडी के सवाल आ गए, घबरा गई थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने पूछा था आप हमारी सीटें छोड़ दीजिए, अपनी बताइए। पता नहीं 4-5 मिनट बोलती रही, लेकिन सुना नहीं कितनी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डबल डिजिट नहीं आएगा, ये 9-8 में सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी। दूसरा सवाल मैंने वायनाड पे पूछा था, एनी राजा के बारे में, पिनरई विजयन के बारे में। इधर उधर का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई एनी राजा और पिनरई विजयन क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है, एक डरपोक नेता है,
क्योंकि वो वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हम नहीं कह रहे, इनके घटक साथी कह रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो महिलाओं का भी क्या अपमान करते हैं। आप सोचिए, एक तरफ हम लोग वो हैं जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए और महिलाओं को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित किया, संविधान में संशोधन किया। इसी चुनाव में मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 ऑर्डर हैं। सबसे पहले गाली वाली प्रवक्ता यहां बैठी है, इन्होंने एक महिला नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, उन्होंने इनको वार्निंग दी है, सेंसर किया है। इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था उसमें ऐश्वर्या राय नाच रही थी। शांत हो जाइए अंजना जी, बीच में मत बोलिए। तीसरी बात, सुरजेवाला को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन की सजा दी है, कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए कहा, कोई हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि चाट लें। आप बताइए, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं ये लोग, और यहां पे आके बातें करते हैं। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं और आपके मंच से उठाना चाहता हूं। इनके बयान इस दौरान जो आए हैं, आप मुझे ये बताइए इनका समन्वय क्या है। उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, मैं इनको बताता हूं, 2022 में 399 सीटें लड़ी कांग्रेस पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में 2014 में 2 सीटें आई 80 में, 2019 में 1 आई। रायबरेली छोड़ के सोनिया गांधी जी चली गई राजस्थान राज्यसभा से, उनका नामांकन हुआ, जीत के आई। ये लोग उत्तर प्रदेश का ध्यान नहीं रख पाए, जहां की जनता ने उन्हें अपार स्नेह और इज्जत दी है। ये लोग किसी के सगे क्या होंगे। और ये सारी बातें, ठीक है, जो फर्स्ट फेज की पोलिंग है, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। देख रही है, गौरव जी, अब जवाब ले लेते हैं। सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी 2 बिंदु, हाँ ठीक है, 2 बिंदुओं पर आपने सवाल किया है। एक तो सीधा आपके ट्वीट पर, आपके इंस्टा पोस्ट पर वो सवाल कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड यूपी में रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को बड़े भैया बनाकर ही आप लोगों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये हवाई आपका दम है। हालांकि गौरव भाटिया जी, आपको 83% स्ट्राइक रेट चाहिए, जो आप 370 या 400 पार का इस बार दम भर रहे हैं 370 सीटों के लिए। 83% का, पिछली बार से 10 सीटें ज्यादा पर आप लड़ रहे हैं। मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगी, लेकिन आपके इंस्टा पोस्ट पर सुप्रिया जी सीधा सवाल है आपके नेताओं पर। रणदीप सुरजेवाला पर भी चुनाव आयोग ने फिलहाल 48 घंटे के लिए रोक लगाई है। ऐसा ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी रोक लगा दी है कि कूच बिहार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले राउंड में वोटिंग है। दोनों पर आपका जवाब। मैं इन दोनों बातों का जवाब दूंगी। अपने ऊपर जो व्यक्तिगत उन्होंने कहा है, मैं जरूर बोलना चाहती हूँ और अभी बोलती हूँ। इन्होंने कहा हिम्मत की कुछ बात कर रहे हैं ये। अगर हिम्मत होती मोदी जी में, तो विंध्याचल के नीचे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सारे राज्य देश के हिस्से हैं। चले जाते वहां पर और एक भी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा लेते। ये भी तो देश का हिस्सा है, क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। असलियत ये है कि मोदी जी भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला सुरक्षा पर लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बात और यहां पर कहती हूं, और ये बात यहां पर बतानी जरूरी है। महिला सम्मान पर क्योंकि चर्चा हुई, और अपने ऊपर स्पेसिफिक बात का जवाब दूंगी, देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। महिला असम्मान पर आप बात करिएगा, आप बात करिएगा जिसके व्यक्ति ने टीवी के कैमरा पर, आपके पूर्व वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष ने टीवी कैमरा पर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के पिता के बारे में पूछा था, वो बात करेगा महिला सम्मान की। वो महिला सम्मान की बात करेगा जो वैधव्य झेलती हुई एक सांसद के लिए कांग्रेस की विधवा कहता है। वो बात करेगा जो दाम्पत्य के सूत्र में बंधी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। वो बात करेगा महिला सम्मान की जिसकी नाक के नीचे बेटियां को रौंदा गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर, और आप चुप रहे, आप मौन रहे, आप आरोपी के साथ खड़े रहे। आप हाथरस में 2:30 बजे लड़की को फूंक दिया गया, आप चुप रहे। आप महिला सम्मान पे बात करेंगे। और अब मैं अपनी बात यहाँ पे कहूंगी। रणदीप जी ने एक बयान दिया, उसको आधा अधूरा काट छाट के दिखाया गया। 2 दिन के लिए उनको कैंपेनिंग से बैन किया इलेक्शन कमीशन ने, ये उनका प्रेरोगेटिव है।
इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बैन किया, मुंह से बात निकली। मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पे वो कहीं पर भी नहीं था। और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। ये असलियत है। मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है, और इस पर मैं बोलना और ज्यादा श्रेष्ठ कर नहीं समझती हूं। मुझे सिर्फ सेंसर किया गया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया, जबकि मैंने बोला जो हुआ वो गलत था, जबकि मैंने वो बोला उसको क्लैरिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसको डिलीट किया, और ये भी बोला किसी का एक्सेस था, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला। ये मैंने किया। पुलिस का केस है, पुलिस आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, मैं हर चीज पुलिस को बताऊंगी, मैं आईपी दूंगी। जब इनको पता चल गया कि मैं लखनऊ में थी और पोस्ट भोपाल से हुआ, तो ये चुपचाप बैठ गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि मैंने वो किया ही नहीं था। ये इनकी असलियत है। आप आदमखोरों की भीड़ की तरह नोचते हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब गौरव जी, क्योंकि अब मुझे सत्य प्रकाश मिश्र और सुनील सिंह यादव जी के पास जाना है। ठीक है, छोटा सा जवाब गौरव जी। वो कह रही है सैक कर दिया जिसने इंस्टा पोस्ट किया था पार्टी उनके मीडिया सेल से। सुप्रीम कोर्ट में मैं पढ़ देता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है किसी की आंखों से आंसू भी टपकने लगे। गाली वाली तो प्रवक्ता है, लेकिन झूठी वाली प्रवक्ता है ये नहीं पता था। कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, तो ये पैरा 15 है। मैडम अंग्रेजी लगता है थोड़ी कमजोर रही है। ये भी राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से पास आउट है। क्या लिखता है इलेक्शन कमीशन? नाउ देयरफॉर द कमीशन हियर बाय स्ट्रांगली कंडेम्स, और उसके बाद लिखता है टू इम्प्यून स्टेटमेंट्स मेड बाय सुप्रिया श्रीनाथे एंड स्ट्रांगली सेंश्योर्स हर फॉर द अबव सेड मिसकॉन्डक्ट। अब ये इनके लिए कुछ है नहीं, मालूम है क्यों? क्योंकि गाली देना, रोज लताड़ खाना, ये सब इनका चरित्र बन गया है, इसलिए ये सब बातें बोलती है। दूसरा, रणदीप सुरजेवाला पे इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा आधा अधूरा स्टेटमेंट, उनका पूरा स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया। आप देखिए महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं। पूरा स्टेटमेंट ये है। एमएलए शांत, मैडम शांत, अभी आ रही हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, पूरा करने दीजिए। धन्यवाद। हाँ, पूरा तो कर ले। अरे आंखों में आंसू आ गए क्या? टिश्यू दो, टिश्यू दो। चलिए पूरा कर दूं। इनका झूठ पकड़ा जा रहा है, थोड़ा घबराई हुई है। देखिए, उनका पूरा वक्तव्य ये था पूरा देश सुनेगा और उसके बाद देश तय कर लेगा सम्मान किया या नहीं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। और आज प्रियंका वाड्रा गांधी से कंगना रनौत पे एक सवाल पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कंगना रनौत बेवकूफ है, उसके सवाल का उत्तर हम क्यों देंगे? मतलब गांधी परिवार के पास पूरी समझदारी इटली के बैग में आई है। और भारत की जो महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, जिनका उपनाम नहीं लगा हुआ, उनकी कोई इज्जत ना गांधी परिवार करता है और ना महिला यहाँ पे गाली वाली प्रवक्ता करती है। एकदम छोटा सा सुप्रिया जी जवाब। मुझे सुनील सिंह जी और सत्य प्रकाश जी के पास जाना है, वरना आप दोनों की सिर्फ डिबेट है। बहुत छोटा सा जवाब दूंगी। मैं इन प्रवक्ता को ये बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप इस देश की एक नारी को, इस देश की एक औरत को अपनी बेसिर पैर की बेलगाम बददिमाग बातों से उसकी आंख में आंसू ले आएंगे तो आप नारी शक्ति को जानते नहीं है। समझ जाइए तो लताड़ नहीं खानी पड़ेगी। और आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रोना नहीं पड़ेगा कि अरे मुझे लताड़ा गया, लोग बात कर रहे हैं, उसको हटवाइए, ये नहीं कहना पड़ेगा। लताड़ क्यों याद आता है? सबको पता है। ऐसा लताड़े गए थे, सबको पता है कौन लताड़ा गया था। यहाँ पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। लताड़े भी गए, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में रो रहे हैं हटवाइए हटवाइए, वो ट्वीट हटवाइए जहाँ पर मेरे लताड़ने के बारे में बोला गया। हटाइए हटाइए। अरे भैया लताड़े गए थे। चलिए ठीक है, अब हो गया। गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनाथ जी, ये आप दोनों की पर्सनल लड़ाई नहीं है। देश में इस बार 19 अप्रैल को 102 सीटों पर जनता मतदान करने वाली है आने वाली सरकार चुनने के लिए। सत्य प्रकाश मिश्र जी आपके पास आते हुए वो दम भर रहे हैं राहुल गांधी की 150 पर बीजेपी को समेट देंगे इस बार, और कह रहे हैं अखिलेश यादव की
गाजीपुर से गाजियाबाद तक सफाया होने वाला है इस बार। देखिए बड़ी तस्वीर ये है कि एक तो आज रामनवमी के अवसर पर एक बार फिर हमने देखा राम मंदिर में प्रभु राम की ललाट पर वो सूर्य की किरण पड़ी। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर भगवान राम को सामने लाकर चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। और दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का है, विपक्ष बार बार लोकतंत्र की दुहाई, संविधान बदलने की दुहाई, और उसमें बीजेपी के कई नेताओं को वो कोट कर रहे हैं। इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि नीतीश कुमार एक वक्त पर जब इंडिया गठबंधन के साथी थे तो वो भी लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की दुहाई देते थे। सत्य अंजना जी, आपने बहुत विस्तार से पूछा है, मैं विस्तार से जवाब दूंगा। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जो ये दम भर रहे हैं कि 150 सीटों पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वास्तविकता ये कौन दम भर रहा है जिसकी 3 राज्यों में सरकार है, 2 छोटे छोटे राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में वो पिछलग्गू पार्टी बनकर हैं, 9 सीट राजद ने उनको बिहार में बड़ी मुश्किल से निकाल कर दिया, 17 सीट अखिलेश यादव ने बड़ी मुश्किल से यूपी में निकाल के दिया, वही हालत महाराष्ट्र में है। और सबसे बड़ी बात, जो वायनाड वो लड़ रहे हैं वहां डी राजा की पत्नी एनी राजा उनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में है। वो व्यक्ति ये दम भर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पर आ जाएगी। और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी, मैं उनको ऐसी परिस्थिति में डिफेंड करते हुए देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है कि कितने कमजोर पार्टी को वो डिफेंड कर पाती हैं। कई राज्यों का आंकड़ा लेके आ गई कि इतना दावा किया, इतना नहीं आया। सुप्रिया जी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 300 पार का नारा दिया था और मैं भी 2019 के डिबेट में था और एक बड़े चैनल पे कहा कि 340 पार करेगा और 353 सीटें आई। तो साख तो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटों के प्रेडिक्शंस में। तो मुझे एक चीज और अच्छा लगता है राहुल गांधी जी के बारे में, वो कि छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो अब ये सही वक्त है राहुल गांधी के लिए कि थाईलैंड में किसी आश्रम में कभी जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं, विपश्यना में भी जा सकते हैं, ये सही वक्त है। इस तरह के बयान जब आ रहे हैं सामने तो वो छुट्टी मनाने जाए, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ने का दम जिस व्यक्ति में नहीं है, रायबरेली से चुनाव लड़ने का दम जिस व्यक्ति में नहीं है, वो दूसरी पार्टी के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि 150 पे आ जाएंगे। तो इस बात को तो यहां से नकारते हैं। आइए लोकतंत्र पर। यह पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र को पहली बार इस देश में आजाद भारत में किसने कुचला, किसने संविधान में 1976 में कुछ शब्द प्रस्तावना में डाले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है प्रस्तावना को लेकर के, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बदलना और संविधान में जरूरत के मुताबिक संशोधन करना, ये 2 अलग बातें हैं। ये नारा दे रहे कि संविधान बदल देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर कोई रिक्वायरमेंट है मौजूदा परिस्थिति में तो संविधान में संशोधन आपने भी किया और बाकी सरकारों ने भी किए। तो झूठ पर झूठ कांग्रेस पार्टी लगातार इसलिए बोल रही है क्योंकि जमीन पर उसके कार्यकर्ता नहीं है, जमीन पर उसका गठबंधन मजबूत नहीं है। 2 लड़के जरूर बैठे हैं यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जमीन में उन लड़कों का कोई फौज नहीं है जो उनको चुनाव जिता सके। तो चुनाव के माहौल में यदि उनको रिपोर्ट मिले कि हालात ठीक नहीं है तो ऐसे बयान वो जरूर देंगे कि हमारी विरोधी पार्टियां कम सीटें जीतने जा रही हैं। तो लोकतंत्र और संविधान पर कांग्रेस चिंता न करे, वो पूरी तरह मजबूत और उसका चारों स्तंभ मजबूती से खड़ा रहेगा। सुप्रिया श्रीनेत जी को धन्यवाद देते कि ऐसी विषम परिस्थिति में कांग्रेस को डिफेंड कर पाती हैं, मेधावी प्रवक्ता हैं। कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है, उसके सारे नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं। उसके न्याय पत्र को पढ़कर ऐसा लगता है कि देश को भटकाए पत्र समर्पित किया है, कि देश को भटकाने की एक साजिश रची जा रही है। 70 साल में रोजगार की चिंता नहीं की होती तो 10 साल में रोजगार पर सवाल पूछने वाला व्यक्ति को कोई ये साहस नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो 10 सालों में ये सवाल पूछे। जहां 46 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, जहां 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई गई, कांग्रेस पार्टी को अब ये सवाल पूछने का हक महिलाओं पे भी नहीं है कि महिला को सबसे पहली बार इस देश में 1 करोड़ अगर लखपति दीदी बनाई तो वो मोदी सरकार ने बनाई, वो एनडीए सरकार ने बनाई। अगर पंचायत में भी आरक्षण दिया था सबसे पहली बार देश में, तो नीतीश कुमार ने बिहार में 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया और देश में 33% आरक्षण पास दोनों सदनों में नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो महिलाओं के सम्मान पर भी सुप्रिया श्रीनेत जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कोई मॉरल राइट नहीं है सवाल पूछने का, न कुछ बोलने का। अब सवाल आते हैं कि आखिर ये 2 विरोधाभास स्थितियां क्यों कांग्रेस के अंदर, जो यूपी के 2 लड़के हैं
और जो महाराष्ट्र में थोड़े भड़के हैं और जो वायनाड में बिल्कुल हड़के हैं, तो वो स्थिति क्यों है? क्योंकि उनके घटक दलों को लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वो उनको जीत नहीं दिला सकती है, थोड़े बहुत वोट दिला सकती है। इसलिए दिल्ली में भी केजरीवाल की गोद में कांग्रेस इसलिए बैठी है कि अगर केजरीवाल की दीवार दरकी तो वो पार्टी थोड़ा सा अपना संगठन लेकर के थोड़ा वोट बैंक बना करके थोड़ी वोट प्रतिशत बढ़ा ले जाएगी। स्थिति यह है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार अवश्य करेगा। सुनील जी, आपके पास आते हुए 80 सीटों का दम आप लोग भर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक सेकंड को ठहर के आप भी अंदर अंदर ये जान रहे होंगे कि कांग्रेस की जो नींव है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कम से कम बहुत कमजोर ग्राउंड पर वो खड़ी है। जब बीएसपी के साथ आपका समझौता हुआ तो माना जाता था कि 2 क्षेत्रीय दल बड़े थे और आपने नुकसान पहुंचाया कई सीटों पर, लगभग 8 से 10 सीटों पर बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या आप वाकई ईमानदारी से ये दम भर रहे हैं कि आप 80 सीट और पूरा सफाया कर देंगे गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक? आपने देखा कि आज भी अयोध्या में प्रभु राम के ललाट पर जो ये सूर्य की किरणें पड़ी और पूरे देश में उसको लेकर एक उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पर राम मंदिर और भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं। मतलब थोड़ा ठीक ठीक लगाना पड़ेगा आप लोगों को भी, या फिर चूंकि चुनाव है तो आप लोग ये सब कह रहे हैं? सुनील जी। देखिए अंजना जी, आज के पावन रामनवमी, तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी दर्शक करोड़ों लोग देख रहे हैं हम सबको उसकी बधाई देंगे और हम भगवान प्रभु राम से प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा सब पर बनी रहे, हम पर, आप पर, कांग्रेस पर और भाजपा पर, और भाजपा को कुछ सुदबुद्धि दे। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार भगवान राम के पीछे खड़े होने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि देश में जनता के सामने बताने के लिए अपना कुछ नहीं है। आपने 14 में जो महंगाई के खिलाफ बोला था, बेरोजगारी के खिलाफ बोला था, रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी, तरक्की करेंगी, उन पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे टूटी साइकिल। अरे ये सब जानते हैं कितनी भी कमजोर साइकिल होगी, लेकिन जब कमल के फूल पर चढ़ेगी तो एक एक पत्ता बिखर जाएगा और कुछ तो पिचक जाएगा। तो आप पर्सनल मत होइए, आप बात करिए चुनावी बॉन्ड पर। आज का जो मुद्दा है, देखिए देश, ये बात तो अंजना जी जानता था कि ये भारत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, लेकिन चुनावी बॉन्ड के बाद देश ये भी जान गया है कि ये देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी भी है। आप बताइए, चुनावी बॉन्ड में मैं उसको 3 कैटेगरी में बांटता हूं। एक तो चंदा है, एक कमीशन है और एक रंगदारी है। अब आप कहेंगे रंगदारी क्या है? रंगदारी वो है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिन पर गई उसके बाद ले लिया गया, वो रंगदारी है। जिसको बॉन्ड लेकर के काम दे दिया गया या लैब में जिसके वो दवाइयां फेल हो रही थी उसको पास कर दिया गया, वो कमीशन हो गया। और जो बिना भेदभाव के, बिना डर के किसी ने किसी की मदद की, किसी भी दल की मदद की, वो चंदा हो गया। आज हमारे नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार का गोदाम है बीजेपी। ये बता दीजिए पूरे देश में जितना भ्रष्टाचारी है आज कहां है? बीजेपी में है ना, तो गोदाम कैसे नहीं होगा? और महिलाओं की बात कर रहे थे अभी बीजेपी के लोग। आप मणिपुर पे चुप हैं, आप लखीमपुर पे चुप थे, उन्नाव पे चुप थे, आप हाथरस पे चुप थे। कुल मिलाकर अब तस्वीर ये है कि इधर 400 पार का दम भर रहे कांग्रेस पार्टी। बताए 370 पार पीएम कह रहे कांग्रेस पार्टी। बताए कि वो कितनी सीटों पर उम्मीद कर रही है कि जीतेंगे। अपने इंडिया गठबंधन में आप कितनी सीटों पर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जीतेंगे? इस समय इंडिया गठबंधन 300 से 320 सीटों के बीच में खड़ा हुआ है और हमारा टैली निरंतर बढ़ रही है। ये 180 से 150 पर आ गए, ये असलियत है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर एक प्रवक्ता ने कुछ बड़ी मनगढ़ंत बातें कही। सत्यप्रकाश जी, दम्भ वो भर रहा है जो रबड़ की बॉल की तरह पलटता नहीं है। दम्भ वो भर रहा है जिसका डीएनए पर सवाल होता है, वो प्रधानमंत्री के पैर नहीं छूता है।
आप लोगों को तो बिहार की अस्मिता का ही ख्याल नहीं रहा, तो आप किस मुंह से बोलते हैं दम भरने की बात? असलियत ये है, देश की जनता ने तय कर लिया है। ठीक, ट्रेलर देख लिया, बता रहा हूँ, आपके शो के बारे में मैं ज्यादा जान गया हूँ। सत्यप्रकाश जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए। एक सेकंड गौरव जी रुक जाइएगा। सत्यप्रकाश जी सिर्फ एक लाइन में जवाब। कुमार जी टाइम की खत्म हो सुचिता चुका और है, जल्दी सिद्धांत से की राजनीति इतनी बड़ी है कि सारे दल उनको पसंद करते हैं और बिहार में 2009 से एनडीए का परफॉर्मेंस पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छा रहा है। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, आज अखिलेश यादव ने जब ये बोला कि झूठ और लूट की राजनीति, तो एकदम से अखिलेश यादव का चेहरा जनता के सामने आ गया। सचर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये इनका मैनिफेस्टो कहता था 2012 में, और लागू ही नहीं किया, जबकि ये यूपीए का हिस्सा रहा। ये हुआ झूठ और लूट ऐसी बचाई। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन अभी दिलचस्प होगा। अब तो पहले दौर का प्रचार खत्म हो गया है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 102 सीटों पर हो रही है। लोकतंत्र में जनता तय करेगी, पार्टियां अपना अपना दम भरती हैं, फैसला आपको करना है। अगर आपके लोकसभा सीट में वोटिंग हो रही है तो जरूर 19 अप्रैल को वोट दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेकिन चलते चलते एक बार आपको दिखा देते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सवाई माधोपुर सीट पर पिछली 2 बार से बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर रही है। 2009 में कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन आज यहां पर जनता तैयार है। धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। रात 8 बजे मेगा शो राज तिलक का आप देखेंगे सवाई माधोपुर से। देखते रहिए आज तक।